ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। मिडिल ईस्ट तनाव में सप्लाई की चिंता से आज भी गिरावट के बाद तीसरे हफ्ते क्रूड में साप्ताहिक तेजी। ब्रेंट क्रूड $75 के पार। एमसीएक्स पर भाव 6,400 रुपए के पास। इस हफ्ते के निचले स्तरों पर सोना कॉमेक्स पर $3,360 तो घरेलू बाजार में भाव 99,000 के नीचे। चांदी में भी बिकवाली बढ़ी। एमसीएक्स पर भाव 1,05,500 के करीब। कॉमेक्स पर चांदी $35 के करीब। निवेशकों की तरफ से नुकसान की भरपाई से अन्य एसेट की बिकवाली बढ़ी। सभी बेस मेटल काउंटर में नरमी का रुख। करीब 0.25% की नरमी के साथ कॉपर वायदा 870 रुपए के पास। जिंक वायदा 250 रुपए के पास। वहीं करीब आधे % की कमजोरी के साथ एल्यूमिनियम वायदा 244 रुपए तो लेड वायदा 180 रुपए के नीचे। धनिया को छोड़ सभी मसालों में नरमी का रुख। जीरा वायदा करीब 1.5% टूटकर 19,000 के पास। हल्दी वायदा भी हल्की नरमी के साथ 14,180 के नीचे फिसला, जबकि धनिया में शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट से 7,050 रुपए के पास। कमजोर घरेलू मांग से ग्वार में सीमित दायरे में कामकाज। ग्वार गम वायदा 9,550 रुपए के नीचे। वही ग्वार सीड वायदा 5,125 रुपए के पास। तो ये है इस वक्त की टॉप हेडलाइंस कमोडिटी मार्केट की। लेकिन आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ दिन भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी खास मुहिम किसानों के लिए, उस पर नजर डाल देते हैं। ईटी नाउ स्वदेश की एक खास मुहिम है किसानों के लिए, जहां पर किसान की आवाज हम ईटी नाउ स्वदेश पर लेकर आएंगे। अब हर खेत की कहानी पहुंचेगी सरकार तक। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी कीजिए साझा। अपना वीडियो बनाकर आप हमें ईटी नाउ स्वदेश पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर कुछ ही समय में आता हुआ नजर आएगा। किसानों की हर शिकायत बनेगी हमारी मुहिम का फैसला। आपकी बात, आपकी आवाज, मिलेगा सम्मान आपको, क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं लेकिन इस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। किसान की आवाज ईटी नाउ स्वदेश पर व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या भेजें और हम इस मुहिम का में उसे शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है। सोने और चांदी में तेजी, जो ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, वेस्ट एशिया के टेंशन्स बढ़े। हालांकि आज थोड़ी सी नरमी सोने और चांदी पर दिखी है। एमसीएक्स के दामों की बात करें तो चांदी में गिरावट और सोने की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की सी तेजी, सुस्ती ही आज के सत्र में दिखर कर आई है। ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी और इसी के साथ एमसीएक्स पर भी सुस्ती है। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। नेशनल सेक्रेटरी एआईजेजीएफ के नितिन केडिया जी और इसके अलावा अमित खरे, टेक्निकल एनालिस्ट जीसीएल। शुक्रिया जेंटलमैन, समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। नितिन जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, सोने और चांदी पर आपकी क्या राय होगी इन लेवल्स पर? नमस्कार मैम। देखिए, बाजार के जो बदलते हालात हैं वो इस समय एक ही इशारा कर रहे हैं कि ना बुल्स की चल रही है और ना ही बियर्स की चल रही है, क्योंकि 2 दिन पहले तक ग्लोबल टेंशन्स को देखते हुए एक तेजी का माहौल जो है वो बना हुआ था और द मार्केट जो था वो बाय ऑन एवरी डिप लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से डेटा डिपेंडेंट अप्रोच जो है वो फेड ने ली और आगे आने वाले समय के लिए इशारा किया कि टैरिफ वॉर जो चल रहा है और साथ में जो इजराइल ईरान वॉर है, इसका इन्फ्लेशन पे क्या असर होता है, इसको देखते हुए आगे के इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर वो डिसीजन लेंगे। उसके बाद लोगों ने क्या किया कि जो प्रॉफिट बुकिंग है गोल्ड के अंदर शुरू कर दी। लेकिन ये जो तेजी है ये पिछले मैम 20 महीने से चल रही है और 20 महीने से हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड ने अपना 50 डेज का ईएमए जो है वो ब्रेक नहीं किया, और अगर ब्रेक किया है तो वो 3 या 4 दिन के अंदर जो है वापस उसने उसको कैचअप कर लिया है। तो अभी जो है इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $3,345 के आसपास चल रहा है।
हमें 2 लेवल वॉच करने, 3335 और 3365। 3365 के ऊपर गोल्ड निकल आता है तो इसका मतलब ये है कि बियर्स के जबड़े में से गोल्ड जो है वो वापस बुल्स ने बाहर निकाल लिया है और तेजी जो है वो वहां से शुरू हो गई और वहां पे हम 3335 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यदि बाजार 3335 के लेवल्स को तोड़ता है तो 3310, 3320 पे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 50 डेज का डीएमए 3280 के आसपास है, वहां पे लगा के छोड़ सकते हैं। हमारा मानना है कि 26 तारीख से लेके 3 तारीख तक, यानी 26 जून से 3 जुलाई के बीच में हमें वापस तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। और यदि 50 डेज के ईएमए के नीचे डिसाइसिवली गोल्ड ट्रेड नहीं करता है तो फिर ऊपर में हमें 3435 और 3500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट्स में गोल्ड 98,000 की अगर डिप देता है और 98,500, ये दो लेवल्स है जहां पे हम 2 या 3 दिन के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 97,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ऊपर में हम 99,300, 99,500 तक के टारगेट्स लेके चल सकते हैं। सिल्वर में हम अभी भी हमारा जो नेक्स्ट 30 to 45 ट्रेडिंग सेशंस का टारगेट है 1,25,000 पोजिशनल, उसको लेके चल रहे हैं, वो अभी भी हमारा लाइव है मैम। क्या तो ये नजरिया लेवल्स को लेकर, लेकिन आप एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं हाल फिलहाल में जो सोने और चांदी में तेजी दिखी है उसका इम्पैक्ट डिमांड पर किस तरह का नजर आया है? और नितिन जी, क्या आपको लगता है कि अब अगर थोड़ी सी सुस्ती नजर आती है सोने और चांदी के दामों में तो डिमांड फिर से एक बार लौटती हुई नजर आएगी? मैम देखिए, अगर हम इसको देखें तो अर्बन एरियाज के अंदर जो है वहां हमने देखा कि डिमांड हल्की सी स्लो डाउन हुई थी और रूरल एरियाज में जो है हमने लोगों को सिल्वर की तरफ जाता हुआ देखा था। लेकिन सेमी अर्बन एरियाज की हम बात करें और सेमी अर्बन में खासकर वो जगह पे जहाँ पे मान लीजिए जिनके घरों में मैरिज जो है वो आने वाली है, हाल फिलहाल में शादी होने वाली है, वहां पे हमने देखा कि एक फियर ऑफ मिसिंग आउट की जो है या पैनिक बाइंग जो है वो हमने होते हुए देखी है। लेकिन मुझे लगता है कि अर्बन एरियाज में जिनके घरों में शादी है, अगर गोल्ड सपोज नीचे में 97,500, 97,000 के लेवल्स आते हैं तो हमें जरूर वहां पे खरीदारी देखने को मिलेगी। और श्राद्ध पक्ष चूंकि बहुत नियर है, अब 1.5-2 महीना बचा है और श्राद्ध पक्ष में लोग चूंकि खरीदारी नहीं करते हैं और उसके पहले कोई भी अगर सपोज डिसाइसिवली 2% या 3% की गोल्ड में डिप आती है तो हमारा ये अनुमान है कि वहां पे हम एक मेजर फिजिकल मार्केट के अंदर बाइंग देखेंगे जहां पे ज्वेलरी डिमांड जो है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड को ओवरराइड करेगी। ठीक है, तो ये नज़रिया डिमांड को लेकर नितिन जी आपसे फिर एक बार चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ बाकी कमोडिटी मार्केट से सेगमेंट से भी ले लेते हैं। अमित जी, आपसे पूछना चाहूंगी, कच्चे तेल पर और नेचुरल गैस पर ट्रेडिंग के लिहाज से आपकी क्या राय होगी? नमस्कार जी। देखा जाए तो एक करेक्शन या फिर मुनाफा वसूली क्रूड ऑयल के प्राइसेस में मेरे को एज पर चार्ट नजर आ रही है। कल 6500 के ऊपर का एक इसने हाई बनाया था, वहां से प्राइस जो है सस्टेन नहीं हुआ, करेक्शन देखने को मिला। तो मूवमेंट चूंकि काफी बड़ा है, कल भी हमने लगभग 200-250 पॉइंट का मोमेंटम जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखा। तो थोड़ा सा लेवल का अभी हमें खासतौर से ध्यान रखना होगा। अभी प्राइसेस जो है आज के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। 6450 के आसपास, 6460 के आसपास प्राइसेस अगर मिलते हैं जुलाई वायदा, तो इसमें एक बिकवाली का ट्रेंड लेके चलना है। नीचे में मेरे को लग रहा है 1 से 2 दिनों में 6250 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 6530 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लेके चलना है। नेचुरल गैस के प्राइसेस में अगर मैं देखूं तो एक अच्छा ब्रेकआउट 345 के आसपास प्राइसेस में जो है कल देखने को मिला। तो 350 के आसपास प्राइसेस अगर जून वायदा आज मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स को करना है। 360 रुपए का टारगेट लगाना है और नीचे में 344 रुपए का स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ये नजरिया कच्चे तेल पर। नितिन जी, आपसे फिर एक बार कुछ सवाल पूछना चाहूंगी गोल्ड मार्केट को लेकर। आई अंडरस्टैंड कि कंजम्पशन डिमांड कमजोर रहेगी, हाल फिलहाल में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी है उसके चलते, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसी रही है सोने और चांदी की? स्पेशली पिछले 1 और 2 साल में अच्छा खासा रिटर्न सोने और चांदी ने दिया है। क्या उसके चलते गोल्ड बार्स या ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड पिछले कुछ दिनों में बढ़ती हुई नजर आई है? देखिए, सोना जो है वो लगभग 30% का रिटर्न जो है वो ऑलरेडी दे चुका है और जैसे जैसे बाजार में खबर आती है कि सेंट्रल बैंक जो है वो बाइंग कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कुछ इस तरह की खबर आती है कि यूरो को छोड़ के फॉरेक्स रिजर्व जो है वो गोल्ड नंबर 2 पे आ गया है, तो हमने देखा है कि वहां पे जो गोल्ड की डिमांड है वो वापस निकल के आती है और लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जो है गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन को बाय करते हैं। और इसमें मैम मैं टीवी चैनल्स का एक बहुत आपके जैसे जिम्मेदार टीवी चैनल्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जब आप इस तरह की न्यूज को प्रसारित करते हैं
तो लोगों में गोल्ड को लेके एक और विश्वास जागता है। और इस तरह की खबरें, क्योंकि जो अवेयरनेस पहले नहीं हो पाती थी, अब आप लोगों के माध्यम से चूंकि इस तरह की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचती है और लोगों को लगता है कि जब देशों को संभालने वाली जो सेंट्रल बैंकें वो सोने को बाय कर रही हैं और उनको सोने में एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है, तो फिर वो जब अपने भविष्य को तय करने के लिए कुछ निवेश का डिसीजन लेते हैं तो वो भी गोल्ड की तरफ आते हैं। और इस तरह के डिस्कशन जब मैंने पिछले 4-5 दिन में कुछ लोगों को फोन करके लिए कि भाई जो आपकी दुकान में कस्टमर्स आ रहे हैं उनका क्या व्यू है, वो क्या, तो एक बड़ी मुझे एक कॉन्फिडेंस नजर आया कि जो ग्राहक आ रहे हैं दुकान में वो बड़े आश्वस्त हैं कि अगले 2 से ढाई साल में सोना जो है वो 1,20,000 से 1,25,000 तक के लेवल्स जो है वो टच कर सकता है। तो ये जो 1,20, 1,25 से अगले 2 साल का, 2.5 साल का अनुमान लोग लेके चल रहे हैं, उसके चलते सोने में जो है वो एक कंटिन्यूअस हम इन्वेस्टमेंट डिमांड देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमित जी, फिर से एक बार आपके पास आना चाहूंगी। इंडस्ट्रियल मेटल्स पर आज के सत्र के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से आपकी क्या राय होगी? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा? चार्ट पर काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। 870 के आसपास प्राइजेस अगर आज मिलते हैं जून वायदा, तो इसमें एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड जो है ट्रेडर्स को बनाना है। इंट्राडे का टारगेट रखना है 880 रुपए। वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 865 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम भी चार्ट पे काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। 244 के आसपास जून वायदा एल्यूमिनियम में कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। 242 रुपए 50 पैसे का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। इंट्राडे में 247 रुपए तक के टारगेट जो है इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर, इसके अलावा जिंक, लेड, यहाँ पर कोई ट्रेड? देखा जाए तो वॉल्यूम्स की काफी कमी है, तो लेड का ट्रेड इग्नोर करना चाहिए क्योंकि बायर्स और सेलर्स का जो मैचिंग है वो थोड़ा सा प्रॉपर इसमें नहीं है। जिंक में जरूर एक बार 251.50 के आसपास इंट्राडे में एक जून वायदा खरीदारी का ट्रेड के लिए वेट किया जा सकता है। 251.50 जून वायदा जिंक खरीदारी करें। 255 रुपए के आसपास का टारगेट रखें और 250 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। इंडस्ट्रियल मेटल्स पर और कुछ आइडियाज भी हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट पर लेकर आए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट पर हमारा जो कवरेज है वो कंटिन्यू रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। मुनाफे की मंडी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और कमोडिटी मार्केट्स में हमने कच्चे तेल की बात, प्रेशियस मेटल्स की बात और इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स पर ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, इस पर ब्रेक के पहले चर्चा की थी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और एग्री कमोडिटीज की ओर नजर डालते हैं। अमित जी बताएं, एग्री कमोडिटीज में आपके ट्रेड्स कौन से होंगे आज? एग्री में देखा जाए तो अभी मसालों में प्रॉफिट बुकिंग जो है काफी दिनों से कंटिन्यू चल रही है और ग्वारसीड ग्वारगम के जो प्राइस है वो स्टेबल है। अभी बेस्ट जो ट्रेड मेरे को नजर आ रहा है वो कुकुड जुलाई वायदा 3150 के आसपास इसमें खरीदारी जो है की जा सकती है। 3100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 3280 के टारगेट लगभग एक हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे ग्वारसीड ग्वारगम की अगर हम बात करें तो जुलाई वायदा ग्वारसीड 5100 के आसपास कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। 5250 का 1 वीक का टारगेट है और 5040 का स्टॉप लॉस है। ग्वारगम की अगर हम बात करें तो जुलाई वायदा 9500 के आसपास इसमें खरीदारी का ट्रेड है। 93 का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में लगभग 9800 तक के टारगेट इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। टीएमसी अगस्त वायदा हल्दी 14100 के आसपास खरीदारी का ट्रेड करना है। 15100 का टारगेट लगाना है। नीचे में 13700 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे अगर हम जीरे की बात करें तो जीरा लगभग 25000 के आसपास से लगभग नॉन स्टॉप गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। मेरे को लग रहा है ये गिरावट 18800 के आसपास एक बार रुक सकती है। तो प्राइसेस अगर जुलाई वायदा 18800 मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी करनी है। 18400 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 20300 तक के टारगेट जो है जीरे में भी देखने को मिल सकते हैं। ये नजरिया एग्री मार्केट पर अमित जी और नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़े और कमोडिटी मार्केट और इन पर्टिकुलर प्रेशियस मेटल, सोने और चांदी पर आपने अपनी रणनीति दी। शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और जाते जाते एक स्पेशल इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या सोने और चांदी में अभी और भी तेजी बाकी है? सोने और चांदी में किन स्तरों पर एंट्री और एग्जिट के मौके बन रहे हैं? इस पर क्वांटम म्यूचुअल फंड के CIO चिराग मेहता से हमारे सहयोगी विश्वमोहन कुमार सिंह ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं।
सोने चांदी में जिस तरह की तेजी पिछले कुछ समय में बनी है, उसके बाद हर किसी का आकर्षण सोने चांदी को लेकर है, क्योंकि एक एसेट क्लास के तौर पर ये उभरा है। पहले हेजिंग के तौर पर इसे देखा जाता था, अब प्योरली एक एसेट क्लास बन चुका है। और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है, चिराग मेहता हैं, CIO हैं क्वांटम म्यूचुअल फंड के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, आपको क्या पसंद आ रहा है, सोना या चांदी, करेंट जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है? अगर आप देखें तो हम एक पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन देखते हैं, और एसेट एलोकेशन के तौर पे सोना ही हमेशा ऊपर उभरा है, क्योंकि जब भी चांदी कभी अच्छा करेगी, चांदी जब भी अच्छा करेगी जब भी इकोनॉमी अच्छा करेगी, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल यूज़ 65% है। जैसे गोल्ड अलग तरीके से चलता है, चांदी इकोनॉमी के साथ चलती है। सो ओवरऑल चांदी एक वही एक्सपोजर देती है जो आपके इक्विटी और रिस्क एसेट्स देते हैं। सोना एक डाइवर्सिफिकेशन देता है। सो एसेट एलोकेशन के तौर पे अगर देखें तो सोना ही बेस्ट एलोकेशन है। वो एक आपको जो डाइवर्सिफिकेशन देता है, स्टोर ऑफ वैल्यू देता है, एसेट क्लास में एक पोर्टफोलियो में जो एक रोल निभाना चाहिए, और इंडियन इन्वेस्टर के लिए ख़ास तौर पे एक डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। कि इंडिया में ग्रोथ है, वो आपकी इक्विटी आपको ग्रोथ देते हैं, मगर एक डाइवर्सिफिकेशन जो चाहिए पोर्टफोलियो में वो सोना आपको देता है। सो फ्रॉम एन एलोकेशन पर्सपेक्टिव आपको सोना ही अच्छा पोर्टफोलियो में निभाता है एक रोल। पिछले कुछ दिनों से चांदी की जो रैली चल रही है, उस वजह से लोगों का ध्यान चांदी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। क्या लग रहा है, चांदी में ये रैली क्यों आई है, और क्या ये सस्टेनेबल है, और किस तरह की तेज़ी आगे भी दिखेगी? सो चांदी में उसका यूज़ थोड़ा सा बढ़ रहा है। ओवरऑल सप्लाई डिमांड अगर देखें तो वो थोड़ी सी फेवरेबल है चांदी के लिए। मगर हिस्टोरिकली अगर आप बुल मार्केट देखें चांदी में, तो 3 बुल मार्केट, बड़े बुल मार्केट आए थे, और तीनों में एक सस्टेनेबल फैक्टर कोई नहीं था। एक स्पेकुलेशन ज़्यादा था, जिस वजह से बुल मार्केट हमने देखे हैं। हंट ब्रदर्स की देख लिए आप तेज़ी, या रेडिट की तेज़ी देख लीजिए, उसमें एक स्पेकुलेटिव फैक्टर था, कोई फंडामेंटल फैक्टर ऐसा कोई ज़्यादा नहीं था जो चांदी के भाव को बढ़ा रहा था। इस बार की तेज़ी में लोग कह रहे हैं कि फंडामेंटल फैक्टर भी काम कर रहा है, ऐसा है क्या? हर एक तेज़ी में बोलते हैं कि फंडामेंटल फैक्टर काम करता है, मगर ओवरऑल अगर चांदी में अब एंट्री और एग्ज़िट सही तरीके से अगर कर सके तो ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न दे सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि चांदी बहुत वॉलेटाइल होती है, दोनों तरफ के मूव होते हैं। तो एंट्री एग्जिट अगर आपको मिल जाए ना, और वो आपको करने आ जाए, फिर चांदी में आप एंट्री एग्जिट करते रहे। एब्सोल्युटली। सो एलोकेशन के तौर पे गोल्ड, अगर आपको एंट्री एग्जिट ट्रेड करना है तो चांदी एक मगर उसमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपने कहा वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपको रिटर्न्स अच्छे आ सकते हैं शॉर्ट समय में, मगर एट द सेम टाइम अगर एग्जिट ना करें, तो जैसे बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया था 75,000 चांदी पे, राइट, वो लेवल वापस आने के लिए 5 से 6 साल लग गए थे वही लेवल आने के लिए। सो ऐसे तौर पे चांदी में आपको वो एक संभालना चाहिए। गोल्ड में ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ बेयर मार्केट, मगर वो शॉर्ट पीरियड तक रहे थे। और 180 में लेकिन आपने देखा था कि करीब करीब 9-10 साल लग गए थे टॉप पीक पे पहुंचने में, 96 में 7 साल लग गए थे। तो मगर उसके पहले की तेज़ी बहुत ज़्यादा थी गोल्ड में, और उसके बाद जो अभी फैक्टर्स उभर के आ रहे हैं बहुत सपोर्टिव है गोल्ड में। अभी गोल्ड में सुपर साइकिल चल रहा है, क्या मानते हैं आप? सुपर साइकिल नहीं, मगर जो भी फैक्टर्स हम देख रहे हैं, ओवरऑल वर्ल्ड काफ़ी अंडर एलोकेटेड है गोल्ड में, राइट फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स टू इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज। टोटल इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज में 1-2% का एलोकेशन ज़्यादा से ज़्यादा है गोल्ड में। अगर थोड़ा भी शिफ्ट होता है, और कई सारे फैक्टर्स कह रहे हैं कि वो शिफ्ट अभी आना चाहिए, तो एक बड़ी तेज़ी आ सकती है गोल्ड में। गोल्ड में एक बहुत ही क्रीडेंशियल हैंड्स आ गए हैं, सेंट्रल बैंक्स की जिस तरह की बाइंग हो रही है, लगातार जिस तरह की वो रेकलेस बाइंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या होगा, गोल्ड की चाल कैसी रहेगी, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो गोल्ड को ड्राइव करेंगे? क्योंकि चिंताएं काफ़ी ज़्यादा है, यूएस के डेट लेवल को चिंताएं हैं, स्लो डाउन की चिंताएं हैं, आपको और कौन से फैक्टर लग रहे हैं? सबसे बड़ा फैक्टर जो गोल्ड को ड्राइव करता है, एक ट्रस्ट ऑन द मॉनेटरी फ्रंट। अगर बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम में अगर ट्रस्ट कम होता है तो गोल्ड में तेज़ी बढ़ सकती है। ओवरऑल हम आज से नहीं, 2008 क्राइसिस से देख रहे हैं कि
ओवरऑल डेट लेवल, डेफिसिट एंड डेट स्पेशली इन द यूएस बहुत अनसस्टेनेबल लेवल पे है और ओवरऑल ओवर पीरियड बढ़ते आ रहा है। सो अगर यूएस की बात करें तो एक $1 ट्रिलियन के करीब उनके इंटरेस्ट पेमेंट्स है। सो डेफिसिट्स कहीं ना नीचे नहीं आ रहे हैं और जिस तरह से पॉलिसी मेकिंग है, एक तो अनसर्टनिटी है पॉलिसी मेकिंग में और दूसरी तरफ कोई हम देख नहीं रहे कि एड्रेस हो रहा है डेफिसिट एंड डेट। सो ओवरऑल वो जो अनसस्टेनेबिलिटी है और पॉलिसी मेकिंग में नी जो पॉलिसी मेकिंग जिसे बोलते हैं वो काफ़ी तौर पे है, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं कम कर रहा है मॉनेटरी सिस्टम में टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द सेंट्रल बैंकिंग एक्सेट्रा। और उस वजह से गोल्ड में बाइंग जारी रहेगी। एक हम ट्रेंड देख रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इनटू गोल्ड। जैसे आपने कहा कि सेंट्रल बैंक्स बहुत बाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सेंट्रल बैंक्स रेकलेसली बाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं टुवर्ड्स फॉर द डॉलर और वो गोल्ड में देख रहे हैं। सो ओवरऑल गोल्ड में आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन या इन्वेस्टमेंट्स जारी रहेगी गोल्ड के अंदर एंड दैट इज़ गोना बी अ बिग ड्राइविंग फैक्टर फॉर गोल्ड। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि गोल्ड और सिल्वर में गोल्ड क्यों एक प्योर एसेट क्लास है और क्यों लोगों का भरोसा है और आगे क्यों हम अंडर पेनिट्रेटेड है गोल्ड और अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ पर आगे बढ़ने की और इन्वेस्टमेंट की। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।